चलिए भाई साहब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोरिलेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत जोरदार और बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बट वो इजी भी है काफी। ठीक है, तो कोरिलेशन हम स्टार्ट करेंगे, बट एक चीज पहले क्लियर बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग कोरिलेशन, कि ये चैप्टर की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यानी ये चैप्टर में प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। ठीक है, और अगेन इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है। तो बट ऑब्वियस बात है, जब थ्योरी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग थ्योरी को भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली हम यहाँ पे ये चैप्टर में किस तरीके से पढ़ेंगे, छोटा सा चैप्टर है क्योंकि, तो हम सबसे पहले इसकी थ्योरी आज पढ़ेंगे और हो सके तो आज प्रैक्टिकल भी एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और फिर कल हम आगे के प्रैक्टिकल्स को क्या करेंगे, देखेंगे। बट गाइस, थ्योरी है इसका मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहना। मतलब सारे कंसेप्ट और थ्योरी दोनों मैं आज तुमको बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसका कैलकुलेशन और उसका मतलब हमारी वाला पार्ट निकालना कैसे वगैरह, वो हो सकता है ये लेक्चर में ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर में, अगर हो गया तो अलग बात है। बट मेनली आज मेरा फोकस जो रहने वाला है चैप्टर के बारे में, चैप्टर का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके अंदर जो थ्योरी गिवन है, ठीक है, कंसेप्ट गिवन है, वो सारे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। गाइस, हमने लास्ट चैप्टर में डिस्पर्शन में क्या निकालना सीखे। लास्ट चैप्टर में इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने रिस्क निकालना सीखे, मतलब कैलकुलेशन करना सीखे, रिस्क किस तरीके से निकाली जाती है। मतलब शेयर बाजार में अगर तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, सो बट ऑब्वियस बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रिस्क। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, रिस्क। ठीक है, कि भाई कौन से शेयर में कितना रिस्क है, किसमें ज्यादा रिस्क है, किसमें कम रिस्क है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क, नॉट ओनली शेयर बाजार। इफ यू आर डूइंग एनी बिजनेस, अगेन बिजनेस ऑल्सो, देन ऑल्सो इन दैट ऑल्सो, कि तुमको रिस्क कितना है वो देखते चलना पड़ता है। सो पॉइंट यहां पे आ जाता है कि जब तुम बात करते हो रिस्क की, जब तुम बात करते हो किसकी, रिस्क की, ठीक है, तो तुमने वो तो कैलकुलेट करना सीख लिए। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है कि जब अगर कोई एक शेयर तुमने कोई रिस्क लेके रखा हुआ है, तो उस समय हम ये भी सोचते हैं ना कि भाई ये तो मैंने रिस्क लेके रखा हुआ है, लेकिन मैं दूसरा वाला थोड़ा कम रिस्क लेता हूँ। अगर मैं दूसरा वाला थोड़ा कम रिस्क लूंगा ना, तो मान लो इसमें रिस्क ज्यादा भी होगा, मान लो इसकी प्राइसेस बहुत कम भी हो जाती है, तो मेरा जो नुकसान है वो शायद इससे बेयर हो जाए। मतलब हम ऑलवेज डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं शेयर बाजार में। डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या हो गया कि हम पूरा का पूरा जो हमारा शेयर बाजार का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब जो हम अलग अलग टाइप के शेयर्स लेते हैं अलग अलग कंपनीज के, वो हम सब एक जैसे नहीं लेते, सबके सब रिस्की वाले नहीं हम लेते हैं। ठीक है, वो सब हम अलग अलग टाइप के शेयर्स लेते हैं, कुछ रिस्की होते हैं, कुछ नॉन रिस्की होते हैं, ताकि हम लोग क्या बना पाए, एक रिलेशन बना पाए, ताकि हम लोग क्या बना पाए, उनके बीच में रिलेशन बना पाए। भाई मान लो कल को ये गिर भी गया, तो हो सकता है ये शेयर उस समय शायद बढ़ जाए। मतलब अगर मान लो टेलीकॉम इंडस्ट्री अभी गिर भी रही है, तो हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इस समय बूम पे, तो वो बढ़ जाए। तो मेरा जो नुकसान टेलीकॉम इंडस्ट्री से होने वाला था, वो बेयर कहां से हो जाएगा, वो बॉन्ड कहां से हो जाएगा, मेरी टेलीकॉम इंडस्ट्री से, सॉरी, मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से बॉन्ड हो जाएगा। तो बेसिकली कोरिलेशन सिंपली मींस स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स एट अ टाइम। वी आर डूइंग स्टडी ऑफ टू वेरिएबल। थोड़ा इको को भी बीच में ले आता हूँ। जस्ट लाइक तुम लोग बोलते हो प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड डिमांड, कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है। कहां से मालूम पड़ा ये? कौन है ये बताने वाले? किसने निकाला ये? कैसे निकाला ये सब? सर हमने तो डिमांड में पढ़े, आपने पढ़ाया सर। ये कोरिलेशन की मदद से निकाला जाता है। किसकी मदद से निकाला जाता है? कोरिलेशन की मदद से। मतलब बेसिकली कोरिलेशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, कोरिलेशन क्या करता है, वो स्टडी करता है दो वेरिएबल्स को, कि दोनों का जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। क्या दोनों साथ में बढ़ते हैं, क्या दोनों साथ में कम होते हैं, या एक के बढ़ने से दूसरा कम होता है, या एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, वॉट। तो ये क्या स्टडी करता है, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में भी बोल सकते तुम, दो शेयर्स के बीच में भी बोल सकते तुम। कोरिलेशन मतलब रिलेशनशिप क्या करता है, फाइंड आउट करता है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है क्या, या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं। ठीक है, को रिलेशन, को मतलब दो, और रिलेशन मतलब दोनों के बीच में वो क्या डेवलप कर रहा है, रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, या रिलेशन बता रहा है। को ऐसे दो, को का मतलब हो गया दो, रिलेशन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज को रिलेशन। हस्बैंड वाइफ का भी बीच के को रिलेशन निकाल सकते हैं। हस्बैंड ए बोलता है तो क्या वाइफ जेड बोलती है क्या? या हस्बैंड भी ये बोलता है तो वाइफ भी क्या ए बोलती है क्या? मतलब दोनों का नेचर मैच करता है कि नहीं करता? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों का नेचर मैच करता है कि नहीं करता? उनके बीच में भी हम को रिलेशन निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, दोनों के नेचर के बीच में। और लिटरली ये एक्चुअल में भी होता है। तुम देखना कई बार बहुत जगह पे तुमने गेम शोज देखे होंगे,
मतलब मैं भी एक बार खेल चुका हूँ ऐसा मजाक वाला गेम शो। एक पार्टी में हम लोग गए थे, एक फ्रेंड की पार्टी थी, वहां गए थे। तो बस ऐसा और ऐसा मेरी वाइफ को और मेरे को ऐसा उल्टा बैठा दी, इधर अलग उसको बैठा दी, पीछे देखते हुए इधर मेरे को बैठा दी, और दोनों को अलग अलग, दोनों को सेम क्वेश्चंस पूछ रहे थे और दोनों को इशारों में आंसर देने थे। तो उससे मालूम पड़ता है कि भाई दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है या नहीं है। नहीं तो मालूम पड़ा एक बोल रहा भैया मेरे को जाना है सिंगापुर, एक बोल रहा है मेरे को जाना है शनि सिंगापुर, तो दोनों भाई अपोजिट सोचने वाले। सो बेसिकली हम कोई भी दो चीजों के बीच में क्या निकाल सकते हैं, रिलेशनशिप। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, हाइट वेट में भी निकाल सकते हैं, डिमांड प्राइस में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। कोई भी दो चीज उनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है, निकालना है, रिलेशनशिप कैलकुलेट करना है, सो हम ये रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कोरिलेशन। तो आओ थोड़ा और पढ़ते हैं। कोरिलेशन डील्स विद एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स। दैट इज द पर्पस इज टू डिस्कवर क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। मतलब बेसिकली ये एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स है, उसका मतलब ये हो गया, एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स का मतलब बेसिकली ये दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा के बीच में, दो अलग अलग डेटा के बीच में, दो चीजों के बीच में ये क्या डेवलप करता है, रिलेशनशिप डिस्कवर करके आपको बताता है। तो बेसिकली कोरिलेशन का काम है, जब भी उसको दो डेटा दे दिया जाए, दो चीजें दे दी जाए, ठीक है, तो उन डेटा के बीच में रिलेशनशिप को बताना, ये काम किसका होता है, कोरिलेशन का होता है। कोरिलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस। एंड व्हाट इज दैट, थोड़ा टेक्निकल वर्ड लिखा है, बाइवेरिएट एनालिसिस। बाइवेरिएट एनालिसिस सिंपली मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बाइवेरिएट एनालिसिस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स की आपस में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड एज बाइवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, अब वो दो वेरिएबल जैसे मैंने बोला, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, प्राइस डिमांड हो सकती है, दो शेयर्स हो सकते हैं, तो कोई भी चीजें हो सकती है। It simultaneously changes. Sorry, if simultaneous changes occur between two variable, direct or indirect, causes their effects on correlation between them. क्या है बता दो। अब ये दो मैंने डेटा यहाँ पे ले लिए, ठीक है, इसको बाइवेरिएट क्यों बोला, क्योंकि दो वेरिएबल्स की ये स्टडी कर रहा है। अभी तक अगर आपको याद होगा तो अभी तक आप क्या करते थे, सिर्फ एक्स की बात करा करते थे। अभी तक आप क्या बोलते थे, एक्स है मेरा 100, 200, 300, 400, 500, फॉर एग्जाम्पल ये कोई शेयर की प्राइस है। इसी का आप क्या निकालते थे, ये एक्स का आप क्या निकालते थे, आप मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर आपका डिस्पर्शन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, वरायंस, ये सब निकालते थे, या रिलेटिव मेजर्स उसके निकालते थे, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड ऑल। सो बेसिकली आप अभी एक सिंगल डेटा की स्टडी अभी तक आप करते हुए आए। मतलब कोई भी एक सिंगल शेयर वो कितना रिटर्न देता है, ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना देखा है आपने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़े। वही एक सिंगल शेयर, उसके अंदर कितना रिस्क है, ये रिलेशनशिप अभी तक आपने dispersion में पढ़े। But now onwards, we are not studying only one variable, but from now onwards, we are studying two variables at a time. Say for example, this is x. Now मैं यहाँ पे frequency नहीं लिख रहा हूँ, मैं बाजू में दूसरा वेरिएबल लिख रहा हूँ। say for example, वो दूसरे वेरिएबल का नाम है y, और आप इसको अगर एक्स वाई नहीं भी समझ सक रहे तो मैं इसको यहाँ पे एक्स वाई की जगह बोल देता हूँ, ये रिलायंस का शेयर, ये टाटा का शेयर। अब तुम बोलोगे सर ये एग्जांपल तो आपने वहां पे भी दिया था हमारे को डिस्पर्शन में। अबे तो मैंने वहां पे वो एग्जांपल जरूर दिया था, ठीक है, लेकिन वो दो अलग अलग वेरिएबल्स है ना, एक साथ हमने कभी एक्स और वाई का काम नहीं करे। तो ये एक्स, ये वाई, तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ पे 500, 800, 900, 1200, 1500। अब मेरे को एक चीज बताओ, इन दोनों वेरिएबल को देख के, डेटा को देख के आपको क्या महसूस हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं। सर दोनों का अगर आप एनालिसिस करोगे, बाइवेरिएट एनालिसिस करोगे, बाइवेरिएट मतलब दोनों वेरिएबल, मतलब एक्स और वाई, मतलब दोनों कंपनीज, दोनों डेटा को आप एनालाइज करोगे, दोनों वेरिएबल, दोनों डेटा, दोनों कंपनीज को आप एनालाइज करोगे, तो उससे सर ये समझ में आ रहा है कि जब जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, मतलब सर दोनों ना साथ में बढ़ रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में ना सर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, अगर ये बढ़ता है तो सर ये भी बढ़ता है, सर फिर ये अगर कम होगा तो शायद ये भी कम होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मैं बोल सकता है वो उल्टा। एक्स वाई, ठीक है, 100, 200, 300,
400 500 800 700 500 400 200। अब तुमको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? ये तुमने दो डेटा है, दो डेटा की स्टडी करना है, मतलब क्या लगाना पड़ेगा? रिलेशनशिप निकालना है दोनों के बीच में कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, तो क्या लगाना पड़ेगा? कोरिलेशन एनालाइज करना पड़ेगा। क्या है सर? रिलायंस जब जब बढ़ता है तो टाटा तब तब कम हो रहा है। सर जब जब रिलायंस कम होता होगा तो टाटा भी बढ़ता होगा। बट ऑब्वियसली बात है, मतलब इधर तुमने डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल ली है, इधर तुमने इनडायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल ली है। तुमने यहाँ पे दोनों जगह क्या कर ली? एक जगह तुमने डायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल ली है, एक जगह तुमने इनडायरेक्ट रिलेशनशिप निकाल ली है। तो हो सकता है कोरिलेशन डायरेक्ट रिलेशनशिप बताए या हो सकता है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बताए। इफ यू रिमेंबर डिमांड एंड सप्लाई दोनों के बीच, डिमांड और प्राइस दोनों के बीच इनवर्स मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इफ यू टॉक अबाउट सप्लाई एंड प्राइस तो दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो आ रहा है समझ में? वहां पे भी हमने ये पढ़े थे। तो बेसिकली वो रिलेशनशिप वहां पे भी कहां से निकाली गई? तो वहां पे भी बहुत सारी डिमांड एक बार ली गई होंगी, बहुत सारी प्राइसेस एक बार ली गई होंगी और दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल के देखा गया होगा। तब वो इकोनॉमिस्ट ने कोरिलेशन निकालने के बाद वहां पे ये चीज बोली होंगी ऑब्जर्व करने के बाद कि देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इन प्राइस एंड डिमांड। तो उसने भी ये स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल टूल यूज करा होगा ना, ये जो एनालिटिकल टूल है स्टैटिस्टिक्स का कोरिलेशन वो यूज कर रहा होगा, उसकी मदद से उसने वहां पे बता दिया कि वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इफ साइमल्टेनियस चेंजेस ऑकर, साइमल्टेनियस चेंजेस का मतलब क्या हो गया? साइमल्टेनियस चेंजेस का मतलब हो गया दोनों वेरिएबल्स में एक साथ चेंजेस ऑकर हो रहे हैं। ठीक है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, तो दोनों में चेंजेस ऑकर होना जरूरी है। हाँ, ऐसा तुम बोल रहे हो कि एक ही में चेंजेस ऑकर हो रहे हैं दूसरे में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर तो हम बोलेंगे कोई रिलेशन ही नहीं बैठ रहा दोनों में। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन हम कोरिलेशन की अगर अभी बात करते हैं तो कोरिलेशन का मतलब हमारे लिए क्या हो गया कि दोनों के अंदर, दोनों वेरिएबल्स के अंदर साइमल्टेनियस चेंजेस क्या हो रहे हैं? ऑकर हो रहे हैं। मे बी दैट इज डायरेक्ट और मे बी दैट इज इनडायरेक्ट, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। डायरेक्ट चेंजेस भी ऑकर हो सकते हैं या इनडायरेक्ट चेंजेस भी क्या हो सकते हैं? ऑकर हो सकते हैं। आई होप क्लियर हो गई हो। अच्छा, यहाँ पे इफ साइमल्टेनियस चेंजेस ऑकर बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू रैंडम वेरिएबल्स। सर मतलब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि दोनों चीजें सेम ही हो, मतलब एक्स और वाई जो तुम ले रहे हो दोनों का एक दूसरे से रिलेशन होना चाहिए, दोनों में से एक दूसरे के ऊपर कोई एक डिपेंडेंट होना चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन कोरिलेशन नहीं है। अगेन बोल रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टाटा और रिलायंस ली, तो तुमको कहीं ना कहीं मन में ये बात आ रही होगी कि हो सकता है टाटा या रिलायंस एक दूसरे से रिलेटेड हो, इसीलिए सर ने टाटा और रिलायंस का एग्जाम्पल लिया। नहीं, कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, दोनों रैंडम है। बट दोनों में एक चीज है कि दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं। इट मे बी वो डायरेक्टली हो या इट मे बी वो इनडायरेक्टली हो। सो कोरिलेशन में जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज तक एग्जिस्ट करता है, और वो कंफ्यूजन ये कि हम कोरिलेशन में दो ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, कोरिलेशन में हम दो ऐसे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं जो शायद एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो ऐसा कंफ्यूजन जो अकर होता है, ये भाई अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो। कोरिलेशन में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि दोनों में से एक वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब अगर ये कम होगा तो ये बढ़ेगा ही, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा ही, और वही वाले वेरिएबल तुमको कोरिलेशन निकालना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। यू कैन सिलेक्ट एनी टू डेटा, टू रैंडम डेटा, you can select any two random data and just you have to find out the relationship between that two random data. Just you have to find the relationship between that two random data. So in that case you can use correlation. ठीक है, इसको और मैं इलेबोरेट करूंगा, नीचे एक पॉइंट दिया इसके लिए। तो यहाँ पे वर्ड टू रैंडम वेरिएबल डायरेक्ट इनडायरेक्ट there exists correlation between them. Thus, it is a statistical technique which measures and analyzes degree and direction to which two variable fluctuate with reference to each other. ये बेसिकली डिग्री और डायरेक्शन दोनों क्या करता है? फाइंड आउट करता है। आई होप डायरेक्शन पता होगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है क्या, ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है क्या, दोनों बढ़ रहे हैं दोनों कम हो रहे हैं, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन। ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन है। इफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे ये अगर मैं बोलना है इसको मेरे को, तो मैं इसको पॉजिटिव बोल दूंगा, तो मैं इसका नाम दे दूंगा पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों में जो कोरिलेशन है वो क्या है? पॉजिटिव है।
इनवर्स है तो मैं बोल दूंगा दोनों में जो कोरिलेशन है वो क्या है, निगेटिव कोरिलेशन है। दोनों में क्या है, निगेटिव कोरिलेशन है। This is positive correlation, this is negative correlation. I hope it is clear now. This numerical measure of linear correlation is called correlation coefficient, that is R. बेसिकली जो हम ये कोरिलेशन निकालते हैं इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसका नाम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड बेसिकली ये जो आर निकाला जाता है इसको छोटे आर, स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। मतलब आप जो कोरिलेशन निकालते हो, कोएफिशिएंट कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। कोएफिशिएंट नाम में मतलब अगेन ये भी एक रिलेटिव मेजर है, क्योंकि दो वेरिएबल्स को ले रहा है एट ए टाइम। एक वेरिएबल को ले रहा है क्या, नहीं, एट ए टाइम दो वेरिएबल्स को ले रहा है। सो इट इज बट ऑब्वियस कि दो वेरिएबल्स को ले रहा है तो इट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। इट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज आर। स्मॉल आर से बेसिकली ये क्या होता है, डिनोट होता है, ठीक है। इट इज क्लियर, आई होप नाउ, ठीक है। तो ये जो इसको हम रिलेशन निकालेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो तो हम पढ़ते पढ़ते निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, ये -1 से लेके +1 के बीच में रेंज करता है। हम पढ़ेंगे फिर बता देता हूँ। मतलब क्या सर, मतलब देखो हमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में, दो डेटास के बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड रिलेशनशिप मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन आल्सो। रिलेशनशिप मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड रिलेशनशिप मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन आल्सो। डायरेक्शन मतलब दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, ये हो गया डायरेक्शन। अब जब ये -1 +1 इस तरीके से चीजें डिनोट करेगा ना, तो उससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कितना स्ट्रांग है। मतलब क्या हो गया, एकदम आराम से तसल्ली से समझो। सपोज यहाँ पे आप देखो 10 20 30 40 50 50 40 30 20 10, ये मेरा x है, ये मेरा y है। अगर अभी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो जब जब x 10 से बढ़ता है तब तब y 10 से कम होता है, जब जब x 10 से बढ़ता है तब तब y 10 से कम होता है, जब जब x 10 से बढ़ता है तब तब y 10 से कम होता है, जब जब x 10 से बढ़ता है तब तब y 10 से कम होता है। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया मेरे भाई मेरे राजा, ध्यान से सुनना। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया मेरे भाई मेरे राजा कि भाई दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है। एंड मैं आपको बिना देखे बता देता हूं कि दोनों के बीच में -1 का नेगेटिव रिलेशन है। -1 नेगेटिव रिलेशन का मतलब होता है परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेनेवर आप मैं फॉर्मूला बताऊंगा आगे, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो जब भी आप -1 कोरिलेशन पढ़ते हो ना, तो उसका मतलब होता है, मैं पूरी थ्योरेटिकल चीजें ले रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन, ये सब मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो तुमको बहुत आसान लगना चल जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ थ्योरी ले रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो जब -1 की अगर मैं बात करता हूं ना, तो -1 कोरिलेशन कब रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये तब होता है जब परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अब तुम पूछोगे सर परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन बोले तो क्या, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन बोले तो दोनों चीजें एग्जैक्टली अपोजिट है, एकदम अपोजिट है। मतलब अगर ये 10 से बढ़ा तो एग्जैक्टली ये भी 10 से कम हुआ, जब जब ये 10 या 20 से बढ़ेगा तो ये भी सेम 10 या 20 से ही कम होगा। मतलब जो चेंज इसके अंदर डायरेक्टली आ रहा है ये एकदम उसका उल्टा चल रहा है, इस तरीके से कुछ, यानी पूरा मेरे हाथ नहीं पलट रहा बट समझ जाओ इस तरीके से। तो ये इधर चल रहा है तो ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो हम तब बोलते हैं कि दैट इज अ परफेक्ट निगेटिव। परफेक्ट मतलब फुल, पूरा का पूरा उल्टा, पूरा का पूरा सेम। परफेक्ट निगेटिव बोले तो क्या, पूरा का पूरा उल्टा। परफेक्ट मतलब सेम, पूरा एकदम एकदम 100%। तो परफेक्ट निगेटिव बोले मतलब पूरा का पूरा उल्टा। So there is a पूरा का पूरा उल्टा कोरिलेशन। Whenever -1 comes,
देखो डिग्री भी बताएगा, डायरेक्शन भी बताएगा। डायरेक्शन तो हमको प्लस या माइनस से मालूम पड़ जाएगा। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो हम बोल देंगे नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब अपोजिट है। इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे फॉर्मूला डाल के, और माइनस में अगर आंसर आ रहा होगा तो हम बोल देंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। इन दोनों के बीच में अगर हम क्या करेंगे, प्लस में आंसर आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा, तो हम बोल देंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। दोनों चीजें इसमें पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अब वो कितना ज्यादा, कितना गहरा उल्टा है। तो अगर -1 आ रहा है तो हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव, मतलब दोनों एग्जैक्टली एक जैसे चलते हैं, मतलब एकदम उल्टा चलते हैं। और दूसरा हो सकता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये कब हो सकता है परफेक्ट पॉजिटिव, जब +1 आपका आंसर है। सर +1 कब आएगा? सर +1 तब आ सकता है जब x और y दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। जब x और y दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, ये 10, 20, 30, 40, 50, ये भी 10, ये भी 20, ये भी 30, ये भी 40। नंबर भले ही अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का चेंज होने का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये 10 से बढ़ रहा है तो ये भी 10 से ही बढ़ रहा है, मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे है। हम बोलते नहीं है कि दोनों बहुत एकदम अट्रैक्ट अपोजिट से एकदम। ये अगर ए बोलता है तो ये एकदम उल्टा बोलती है। और कई केस में हमने बिल्कुल सेम, भाई क्या जोड़ी है भाई इनकी, बिल्कुल सेम, एकदम बिल्कुल 100% सेम, तो परफेक्ट पॉजिटिव। और ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। अच्छा सर, आपने हमको क्या बोले कि ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये -1 से लेके +1 के बीच में हो सकता है। इसका एग्जांपल ये हो गया, इसका एग्जांपल ये हो गया। लेकिन सर इसके बीच में भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिख के रखे हैं, -1 से लेके +1 के बीच में। सो इट मे बी -0.2, -0.3, -0.4, -0.5 also. It may be +0.5, +0.6, +0.7 also. हाँ, सो बेसिकली क्या होगा, ये 0 से -1 तक जा सकते हैं और ये 0 से +1 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। इसके बीच में जो है, मतलब ये परफेक्ट नहीं है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है। बट ऑब्वियसली बात है, 0 से जितना पास रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे ठीक है नेगेटिव कोरिलेशन है, लेकिन एकदम अपोजिट नहीं है, नेगेटिव है। दोनों उल्टे हैं लेकिन अपोजिट नहीं है एकदम। हाँ, अच्छे खासे अपोजिट है, ज्यादा अपोजिट है, पूरे के पूरे अपोजिट है। हाँ ठीक है, अपोजिट सेम है लेकिन एकदम सेम नहीं है, थोड़े बहुत सेम है, पूरे सेम नहीं है, सेम है बट पूरे सेम नहीं है। दोनों की ओपिनियन 100% मैच नहीं होती। जैसे हाँ, इसको ये भाषा में भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे आ रहा है 0.10 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल आपका, तो दोनों सेम है, दोनों की 10% ओपिनियन मैच होती है, 20% मैच होती है। तो इस तरीके से इसको पढ़ते पढ़ते और क्लैरिटी से समझेंगे। क्लियर? यस और नो? आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। तो इट रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1। सर +1 के ऊपर नहीं हो सकते, कभी नहीं। -1 से कभी नहीं, -1 से +1 के बीच में कोरिलेशन ऑलवेज होगा। सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, अब नेगेटिव डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव। अच्छा, समटाइम्स अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही ना हो, कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब मेरे बाल और तुम्हारे जूते का नंबर, इंक्रीज इन माई हेयर ग्रोथ और योर शू का नंबर, दोनों के बीच में हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं। अब तो कोई कोरिलेशन प्रेजेंट ही नहीं है ना, दोनों अपोजिट, एकदम अपोजिट नहीं, सॉरी, दोनों के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है कि मेरे बाल बढ़ेंगे उसके साथ साथ तुम्हारे जूते का नंबर भी बढ़ेगा। कैसी वाहियात बात करें, तो वाहियात तो ही जीरो कोरिलेशन बोला जाता है ना। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव मतलब सेम, नेगेटिव मतलब अपोजिट, जीरो मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस। Are you getting my point? So examples are height and weight, number of vehicles and number of accidents, age of person and उसका blood pressure, advertisement expenditure और sales, temperature और sale of ice cream,
दीज आर सम एग्जांपल्स। इसको और स्टडी करेंगे एग्जांपल्स को, अभी आज ही के लेक्चर में बैक पेज पे थोड़ा पहले उसको और चीजें पढ़ लेते हैं। अब कुछ बातें दी हुई है कोरिलेशन और खासकर कॉजेशन के बारे में, जो कंफ्यूजन एग्जिस्ट करता है ना बहुत ज्यादा बच्चों को कोरिलेशन में, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया कि कोरिलेशन हमेशा सिर्फ दो ऐसे वेरिएबल्स का निकाला जाता है जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। मतलब एक के बढ़ने की वजह से दूसरे पे इम्पैक्ट आए। देखो डिपेंडेंट का मतलब या कॉजेशन का मतलब क्या होता है, एक की वजह से दूसरा चेंज हो रहा है या दूसरे की वजह से एक चेंज हो रहा है या दोनों एक दूसरे की वजह से चेंज हो रहे हैं। वापस मैंने क्या बोला, आप कोई भी दो रैंडम वेरिएबल ले लो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, कुछ भी ले लो, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर बार वही डेटा का कोरिलेशन हम निकाले जिनका आपस में कोई लेना देना हो। यानी अगर मैं बढ़ूंगा तो वो कम होगा या वो बढ़ेगा तो मैं कम होऊंगा, तो ये हो गया मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया या वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गया, या हम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जब मैं मतलब जब हम दोनों बढ़ेंगे हम दोनों एक साथ में कम होंगे तो हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए, डिपेंडेंट। तो ऐसा हो सकता है कोरिलेशन में, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि यही वाला डेटा का कोरिलेशन हम क्या करेंगे, निकालेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे बोलता है कि कोरिलेशन डज नॉट इंप्लाई कॉजेशन। कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल डज नॉट नेसेसरली मीन दैट वन इज अ कॉज ऑफ चेंज इन अनदर। मतलब एक जो है वो कॉज नहीं हो सकता दूसरे के अंदर चेंज होने का, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इट ओनली मीन्स दैट वन वेरिएबल चेंजेस इन वन डायरेक्शन एंड अदर वेरिएबल चेंजेस इधर इन सेम और इन अदर डायरेक्शन। मतलब एक बढ़ रहा है तो वो दूसरा भी बढ़ रहा है, दूसरा भी कम हो रहा है, बट देर इज नथिंग कि इसके बढ़ने की वजह से ये बढ़ा। देर इज ऑल्सो नथिंग, जरूरी नहीं है कि इसके कम होने की वजह से ये कम हो। हाँ हो भी सकता है, मैं बार बार देखो एक ही चीज पे बहुत फोकस कर रहा हूँ, हो भी सकता है, आई एम नॉट सेइंग ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा तभी तुम कोरिलेशन निकालोगे, नहीं भी होगा तो भी चलेगा। It only means that one variable changes in one direction, other also changes in same or either opposite direction, either in the same or in opposite direction. As it deals with covariation between two or more variables, it is also called as covariation. ये दोनों के जो वेरिएशन है, बढ़ना कम होना, इसको वेरिएशन बोलता है दो वेरिएबल्स की, इसीलिए इसको कोवेरिएशन बोला जाता है। A high degree of correlation between two variables may exist। क्यों होता है कोरिलेशन, दोनों में क्यों रिलेशनशिप होता है? मे बी इट इज ऑफ प्योर चांस, चांस कोइंसिडेंस हो सकता है कि जब जब ये बढ़ता है तब तब ये भी बढ़ता है, हो सकता है जब जब ये कम होता है वो भी कम हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिए प्रोडक्शन ऑफ शूज और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दोनों एक साथ बढ़ गए, दोनों एक साथ कम हो गए, एक क्या बढ़ा दूसरा कम हो गया, एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया, तो ये कोई चांस भी हो सकता है, सस्पिशियस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई इसमें कोरिलेशन रहेगा ही। ठीक है, सच रिलेशनशिप ऑल्दो सिग्निफिकेंट स्टडी आर नो यूज एंड उनका कोई काम नहीं है, उसको सस्पिशियस नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोला जाता है। बोथ इन्फ्लुएंस बाय थर्ड वेरिएबल, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। और जैसे टाटा और रिलायंस का शेयर, दोनों का शेयर क्यों बढ़ा, तो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने टैक्सेशन के रेट्स कम कर दिए, तो टैक्सेशन के रेट्स कम होने की वजह से दोनों का शेयर बढ़ गया, टैक्सेशन के रेट बढ़ने से दोनों का शेयर कम हो गया। सो दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन ड्यू टू टैक्सेशन के रेट्स बढ़ गए, ये टैक्सेशन के रेट्स कम हो गए, तो थर्ड वेरिएबल की वजह से दोनों के अंदर क्या बढ़ गया, इंपैक्ट बढ़ गया। तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। इन्फ्लुएंस ऑफ वन अनदर और म्यूचुअल डिपेंडेंस, मतलब हो सकता है कि टाटा क्यों बढ़ा तो क्योंकि रिलायंस कम हो रहा है, टाटा क्यों बढ़ा तो क्योंकि रिलायंस बढ़ रहा है, ये रिलायंस क्यों बढ़ा तो क्योंकि टाटा बढ़ रहा है, ये रिलायंस क्यों कम हो रहा है तो क्योंकि टाटा बढ़ रहा है कम हो रहा है। सो हो सकता है कि दोनों के बीच में रिलेशन हो भी, बट जरूरी नहीं है ना। मैंने क्या बोला है, देखो सिर्फ ये ही पॉइंट नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये चांस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, म्यूचुअल डिपेंडेंस, दोनों एक साथ बढ़ते कम होते, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे 4 दिए हुए प्रैक्टिकली हम उसको, ठीक है, ये एक्चुअली डिटेल टाइप दिए हुए, मैंने आपको एक उसका टाइप बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल मल्टीपल, पार्शियल टोटल, लीनियर नॉन लीनियर। तो यहाँ पे एक एक करके पढ़ते। पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन तो अभी बता दिया, डायरेक्शन ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड करते हैं, सेम डायरेक्शन रहेगा तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हाइट सेंटीमीटर, ये हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये भी हाइट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। इनवर्स इनडायरेक्ट कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन, वेरी इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे होंगे अगर, तो ये 5 4 3 2 1, ये प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, अपोजिट। सिंपल और मल्टीपल, सिंपल कोरिलेशन मतलब व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड, जब 2 ही वेरिएबल स्टडी करोगे। सर 2 से ज्यादा करना है तो मल्टीपल कोरिलेशन, एक टाइम पे आप 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल को एक साथ स्टडी करें तो मल्टीपल कोरिलेशन।
पार्शियल कोरिलेशन मतलब कंसीडर ओनली टू वेरिएबल टू बी इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर बीइंग हेल्ड कांस्टेंट। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं है, उसको पार्शियल टोटल नहीं है कोई लेना देना, कुछ खास नहीं है। पार्शियल टोटल लीनियर लीनियर नहीं भी पढ़े तो चलेगा, काम के नहीं है, ठीक है। लीनियर कोरिलेशन नॉन लीनियर कोरिलेशन, लीनियर वेरिएशन इन वन बेयर्स कांस्टेंट रेशियो इन टू अनदर वेरिएशन, लीनियर रिलेशन है मतलब डिटेल में हमको है नहीं, लेकिन फिर भी वेरिएशन इन वन बेयर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू वेरिएशन इन अदर इफ सच वेरिएबल्स आर प्लॉटेड। मतलब बेसिकली लीनियर कब बोला जाएगा, जब दोनों को अगर प्लॉट करा जाएगा तो दोनों स्ट्रेट लाइन रहेंगे, और नॉन लीनियर कब बोला जाएगा, जब वो दोनों को प्लॉट करा जाएगा कर्व पे तो दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, स्टेज इन ईच केस वेदर देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। बताओ एक एक करके, मैं यहाँ पे छुपाता हूँ आंसर्स, आप लोग खुद से ट्राई करना कि आपको सिर्फ भी बताया ना देयर इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि लीनियर नॉन लीनियर हमारे को नहीं लेना देना इतना रहता है ना, पार्शियल टोटल, बट फिर भी ये हम पढ़ लेते हैं। एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ दोनों के बीच में कौन सा कोरिलेशन रहेगा आपको बताना है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, आप लोग खुद पढ़ो बताओगे। एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ, सर कॉमन सेंस की बात है सर, पॉजिटिव कोरिलेशन। सर ऐसा तो नहीं हो सकता हस्बैंड की एज बढ़ रही है तो वाइफ की कम होगी, अब वो अलग बात है, ऐसा होता है, ऐसा हम बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग दोनों की एज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होने वाला एक की बढ़ेगी तो दूसरी की एज कम होगी। ये पूछा नहीं है एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ का मतलब बच्चे क्या निकाल लेते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, अभी ये नहीं पूछा है, वो पूछ रहा है कि जब जब एज ऑफ हस्बैंड बढ़ेंगी तब तब एज ऑफ वाइफ क्या होंगी, तो भी बढ़ेंगी, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये तो बड़ा छोटा लगा लेते हैं। यील्ड ऑफ क्रॉप एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी ज्यादा क्रॉप मतलब खेती बाड़ी उगेगी, क्रॉप ग्रो होंगे जितनी ज्यादा रेनफॉल होंगी, सर जितनी ज्यादा रेनफॉल होंगी उतनी ज्यादा ही ग्रो होंगी, मतलब पॉजिटिव, जितनी कम होंगी उतनी कम क्रॉप ग्रो होंगी। डोज ऑफ इंसुलिन एंड ब्लड शुगर, ये मैं समझा देता हूँ। डोज ऑफ इंसुलिन का मतलब होता है बेसिकली दवाई है, बेसिकली शुगर को कंट्रोल करने की, ठीक है, तो इट इज अ दवाई, तो जितनी ज्यादा तुम इंसुलिन लोगे दवाई लोगे तो उतना शुगर तुम्हारा कम होगा, कंट्रोल में रहेगा, जितनी कम लोगे उतना, मतलब यहाँ पे क्या होता है जब जब भी आप इंसुलिन ज्यादा प्रॉपरली लोगे तो आपका शुगर कम कंट्रोल होगा, जब जब कम लोगे तो वो बढ़ जाएगा, तो इसका रिलेशन क्या हो गया, नेगेटिव कोरिलेशन। बाजू में दिया भी यूनिट प्रोड्यूस एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ये थोड़ा सा भी कॉस्ट जिसने नहीं पढ़ाऊंगा उसको मैं बता देता हूँ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट सेम नहीं रहता है, कुछ लोग सेम सेम चिल्लाएंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यूनिट प्रोड्यूस एंड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो भाई नेगेटिव कोरिलेशन रहता है, जब जब आप ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है, ये हम पढ़ेंगे आगे। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास एंड मार्क्स ऑफ बॉयज, सर नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास एंड मार्क्स ऑफ बॉयज, बताओ सर गर्ल्स ज्यादा है ऐसा कुछ, क्लास में ज्यादा लड़कियां तो उसके वजह से मार्क्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा बॉयज के, तो जितनी ज्यादा गर्ल्स रहेंगी उतने मार्क्स कम आएंगे, जितनी कम रहेंगे उतने ज्यादा आएंगे, ऐसा तुम्हारा मानना है, लेकिन इट इज सस्पिशियस, जीरो नॉनसेंस कोरिलेशन, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। क्वांटम ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड नंबर ऑफ हार्ट अटैक्स, तो जितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उतने ज्यादा हार्ट अटैक्स बढ़ेंगे, जितना कम होगा उतने कम होंगे, पॉजिटिव। सर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिमांड, नेगेटिव। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर रहेंगे उतना ज्यादा प्राइस कम होगी कि ज्यादा होंगी, जितने कॉम्पिटिटर ज्यादा उतनी प्राइस कम, जितने कॉम्पिटिटर कम उतनी प्राइस ज्यादा, नेगेटिव। टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स, तो यार वुलन गारमेंट्स आपको पता ही है नेगेटिव, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो वुलन गारमेंट्स कम होंगे बिकेंगे, अरे ठंडी के कपड़े कम लोगे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेंगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो ठंडी बढ़ेगी, तो वुलन गारमेंट्स की सेल बढ़ेंगी, नेगेटिव। तो पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ये डायरेक्टली हमने सिर्फ डायरेक्शन बता दी दोनों का कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक में आपने देखिए नो कोरिलेशन, सस्पिशियस, जीरो, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, नो कोरिलेशन, इसको सस्पिशियस ही रहने चलेगा। अब ये कोरिलेशन निकालने के लिए ना चार मेथड्स है, बेसिकली ये चारों हमको पढ़नी है। एक हम स्टैटर डायग्राम की मदद से में निकाल सकते हैं, एक हम कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में निकाल सकते हैं, एक हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में निकाल सकते हैं, एक हम कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन ही निकाल सकते हैं। तीनों के मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ये सबसे अच्छी है आखिरी वाली, पहली वाली खराब है जैसे डिस्पर्शन में था, नहीं, तीनों अलग अलग तरीकों में अलग अलग केसेस में हम तीनों मेथोडोलॉजीज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहीं पे स्कैटर्ड एग्जाम अच्छा एग्जिस्ट करता है, कहीं पे कार्ल पियर्सन एग्जिस्ट करता है, कहीं पे स्पीयरमैन एग्जिस्ट करता है, कहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन एग्जिस्ट करता है, तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास से हम लोग चालू करेंगे क्योंकि लंबी मेथोडोलॉजीज है, स्कैटर्ड डायग्राम,
फिर ये तुम्हारा, पहले हम कार्ल पियर्सन चालू करेंगे फिर बाद में, क्योंकि सबसे बड़ी इसके अंदर कार्ल पियर्सन ही है मेन, तो बाकी तो सब नॉर्मल है। ठीक है, अभी चालू करते तो बहुत टाइम, ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कार्ल पियर्सन चालू करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय।